Hello students, welcome again in this channel EduMaster. In our previous video, we have learnt about the meaning of learning disabilities. Now, in the part 2 of the lesson, we will learn about different types of learning disabilities in detail. The types of learning disabilities which we are going to discuss in this lesson are dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dysphasia, dyspraxia, dysmorphia, autism and ADHD. First, we should revise the meaning of learning disability. Learning disability क्या है? Learning disability is a kind of problem in learning due to the problem in listening, reading, writing, speaking, thinking and in mathematical calculation. जब किसी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी कुछ भी कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने में या थिंग्स को लर्न करने में ड्यू टू द प्रॉब्लम इन रीडिंग, ड्यू टू द प्रॉब्लम इन राइटिंग, स्पीकिंग या फिर उसको सोचने में, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आ रही है या सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में उसे दिक्कत आ रही है, तो उसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहेंगे. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी? It is a neurological problem, or it is due to the neurological disorder in which brain is not able to process the information, to send the information or receive the information properly. Now the types of learning disability. First is dyslexia. ये बहुत कॉमन टर्म है, आपने ज़रूर सुना होगा कभी ना कभी इस प्रॉब्लम के बारे में. ये वर्ड आपने सुना होगा, डिसलेक्सिया. व्हाट इज़ डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड विथ रीडिंग. तो रीडिंग में अगर बच्चे को दिक्कत आती है, प्रॉब्लम है, वो फ्लुएंटली रीड नहीं कर पाएगा या प्रॉपरली रीड नहीं करता है, बहुत मिस्टेक्स करेगा, तो उसे हम डिसलेक्सिया कह सकते हैं. अदर सिम्टम्स या अदर फीचर्स जो है इस प्रॉब्लम के, वो इस तरह से होंगे. ये एक तो हमने कर लिया, दैट चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू रीड फ्लुएंटली. देन अदर थिंग इज़ ही इज़ नॉट एबल टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ द थिंग्स. he is not able to associate letters with the sounds. हर लेटर की अपनी एक साउंड होती है. जैसे अगर L है तो L की साउंड ल, C है तो C की साउंड क, U की साउंड अ. तो इस तरह से हर लेटर की अपनी एक साउंड है, बट बच्चा एबल नहीं होगा कि उन साउंड्स को प्रॉपरली एसोसिएट कर पाए स्पेसिफिक लेटर से. देयर मे बी कन्फ्यूजन इन द सिमिलर लेटर. जैसे B और D है, अब दिखने में एक जैसे हैं, अगर लिखा है BED बेड और बच्चा उसको क्या पढ़ देगा, डेड, क्योंकि उसे कन्फ्यूजन होगा सिमिलर लेटर में. फॉर एग्जांपल, अगर कहीं लिखा है LAP लैप, तो बच्चा इसे क्या पढ़ सकता है, एज टैप. तो यहाँ पर उसे कन्फ्यूजन रहेगा. प्रॉब्लम इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है कि अगर हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमारा माइंड उसको साथ साथ में अंडरस्टैंड भी कर रहा होगा, लेकिन यहाँ बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है कि वो कॉम्प्रीहेंड ना कर पाए जो भी वो पढ़ेगा. चाइल्ड में मिसरीड द वर्ड्स. कई बार बच्चे को पढ़ने में वो मिस्टेक्स कर देगा या बच्चे लेटर्स को या वर्ड्स को उल्टा पढ़ देगा. फॉर एग्जांपल, जैसे सॉ है, सॉ को पढ़ दिया वॉज. अगर लिखा था DOG डॉग और बच्चे ने पढ़ दिया गॉड, तो इस तरह से कन्फ्यूजन हो सकता है. तो जब भी बच्चे को पढ़ने में, रीडिंग में प्रॉब्लम आए, वो रुक रुक के पढ़ रहा है या मिसरीड कर रहा है चीज़ों को, एज़ पर हिज एज, अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाएगा, तो उसको हम डिसलेक्सिया कह सकते हैं. नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया. डिस्ग्राफिया का मतलब क्या हुआ? डिस्ग्राफिया इज द प्रॉब्लम या लर्निंग डिसेबिलिटी विच इज़ रिलेटेड विद हैंड राइटिंग स्किल. बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आएगी. जैसे आप देख सकते हो, यहाँ इमेजेस हैं, 2 इमेजेस. ये एक डिस्ग्राफिया का जो बच्चा है उसने लिखा है. आप देख सकते हो राइटिंग का हाल क्या है, बहुत बुरा हाल है. लेकिन डिस्ग्राफिया में इससे भी बुरा हाल हो सकता है, मतलब राइटिंग इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है. तो डिस्ग्राफिया क्या है? प्रॉब्लम रिलेटेड विद राइटिंग. याद कैसे करेंगे? जैसे डिसलेक्सिया कहा हमने, प्रॉब्लम रिलेटेड विद रीडिंग. डिस्ग्राफिया कैसे याद रखोगे? देखो ग्राफ है इसमें वर्ड, तो ग्राफ क्या होता है? हम हाथ से बनाते हैं ना ग्राफ, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि हम विद हैंड क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं. तो जो हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम है उसको हम डिस्ग्राफिया कहेंगे. अब इसमें हम फीचर्स कर लेते हैं डिस्ग्राफिया के क्या हैं.
जैसे इलेजिबल राइटिंग, आप इसमें इमेज में देख सकते हो कि बच्चा जो है वो प्रॉपर जो एक फॉर्म है लेटर्स का, इसमें फिर भी ठीक बना है, पर जिस फॉर्म में कोई भी लेटर बनता है या वर्ड लिखा जाता है, बच्चा उस फॉर्म में नहीं करेगा, उसको लेजिबल वे में नहीं बना पाएगा। इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग, कभी बच्चा स्पेस ज़्यादा छोड़ देगा लेटर्स या वर्ड्स के बीच में, कभी कम छोड़ेगा। इनकम्प्लीट वर्ड्स लिखेगा या सेंटेंसेस ज़्यादा ही लिख के छोड़ देगा। पुअर स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करेगा। डिफ़िकल्टी इन राइटिंग कंपोजिशन, अगर बच्चे को खुद लिखना है, अपने आप कोई सेंटेंस बनाना है तो वो लिख नहीं पाएगा। अगर वो उसको ये कहा जाए कि वो कुछ आंसर खुद सोच कर लिखे तो उसमें बच्चा बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकता है, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है साइमल्टेनियसली सोचना भी है और लिखना भी है। राइटिंग अबव और बिलो द लाइंस, कभी लाइन के ऊपर लिखेगा, कभी लाइन के नीचे लिखेगा, तो ये भी हो सकता है। और जिस भी चीज़ से वो लिखेगा, पेंसिल या पेन, उसमें उसका होल्ड टाइट नहीं होगा। हम जब भी कुछ लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, वी टाइटली होल्ड द थिंग्स, पेंसिल एंड पेन, तो वो ग्रिप बच्चा नहीं बना पाएगा, लूज़ रखेगा, तो ये भी डिस्ग्राफिया में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक मिरर इमेजेस बनाना, जैसे हमने पहले भी कहा, अगर सी इस तरह लिखा जाता है लेकिन बच्चा उसको इस वे में लिख देगा उल्टा, अगर डी ऐसे लिखा जाता है तो बच्चा कई बार उसको इस तरह से लिख देगा। अगर 5 लिखते हैं, 5 ऐसे लिखा जाता है लेकिन बच्चा उसको इस तरह से उल्टी डायरेक्शन में बना देगा, तो ये भी एक सिंबल होता है डिस्ग्राफिया का। आप इसमें देख सकते हो, ये जो सेकंड इमेज है, जैसे इसमें ऊपर लिखा है टीचर ने द आउल वॉज अ बर्ड, अब नीचे वाली लाइन बच्चे ने लिखी है, द के स्पेलिंग देखो TEH कर दिए हैं, फिर आउल लिखा है, वॉज को फिर सॉ बना दिया है, तो इस तरह से बर्ड के स्पेलिंग गलत कर दिए हैं, BRID कर दिया है। तो ये बता रहा है कि डिस्ग्राफिया का जो एक लर्नर है या एक बच्चा जो डिस्ग्राफिया से सफ़र कर रहा है, उसकी नोटबुक दिखाई हुई है कि वो किस तरह से उसके फीचर्स हमें नज़र आएंगे। तो ये डिस्ग्राफिया हुआ। अब इसके बाद है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, डिसेबिलिटी इन कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर बच्चा डिफ़िकल्टी फेस करता है या मैथमेटिकल फैक्ट्स को लर्न करने में उसे प्रॉब्लम आती है। फैक्ट्स कैसे, जैसे कि कुछ रूल्स होते हैं, मैथमेटिकल रूल्स हैं या थ्योरम्स हैं, फैक्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको लर्न नहीं कर पाएगा बच्चा। जैसे एक रूल है या फैक्ट हम कहेंगे मैथमेटिकल की, अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये एक फैक्ट हो गया। फिर हम करते हैं कि अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे। तो इस तरह से जो मैथमेटिकल रूल्स हैं या फैक्ट्स हैं उनको बच्चा लर्न नहीं कर पाएगा। और फीचर्स हैं कि डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन करने में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, वो नंबर्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या बच्चे को ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है नंबर, उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है। काउंटिंग में दिक्कत आती है और मैथमेटिकल सिंबल्स में कंफ्यूज हो जाता है। अगर दिया है मल्टीप्लाई तो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि क्या करना है। जैसे सपोज दिया हुआ है 5 × 3, तो बच्चा इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो 15 लिख देगा, वो कुछ और भी लिख सकता है, हो सकता है वो इनको प्लस ही कर देगा या माइनस कर देगा। तो मैथमेटिकल जो सिंबल्स हैं उनमें कन्फ्यूजन होना। डिफ़िकल्टी इन टेलिंग टाइम, जब हम टाइम देखते हैं या बताते हैं तो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो लेकिन अगर बच्चा अगर डिसकैलकुलिया से सफ़र कर रहा है तो ही में फाइंड प्रॉब्लम इन टेलिंग टाइम ऑल्सो। डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाइंग नंबर्स, नंबर को आइडेंटिफाई करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल कैलकुलेशन हम बच्चे को दे रहे हैं तो वो हो सकता है अगर वो बार बार अपने फिंगर्स का यूज़ कर रहा है कैलकुलेट करने में, तब भी हम कह सकते हैं द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिसकैलकुलिया। तो अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है कैलकुलेशंस में, मैथमेटिकल रूल्स को, फैक्ट्स को लर्न करने में, तो वो डिसकैलकुलिया है। नेक्स्ट इज डिस्फेसिया। डिस्फेसिया और अफेसिया। डिस्फेसिया क्या है, इट इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड विद स्पीच एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। बच्चा जब अपने आप को थ्रू स्पीच एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है
या फिर किसी को की वर्ड्स को, किसी की स्पीच को समझ नहीं पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्फेसिया। अगर ये कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच एबिलिटी है तो कंप्लीट में अफेसिया कहा जाता है। इफ़ इट इज़ पार्शियल देन इट इज़ नोन एज डिस्फेसिया। तो डिस्फेसिया क्या होगा कि जब बच्चा बोलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अगर थोड़ा बीच में अटक जाता है बोलते बोलते तो डिस्फेसिया है। अगर कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच एबिलिटी है या अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर स्पीच तो उसको हम अफेसिया कहेंगे। अब है कि हाउ डिस्फेसिया इज डिफरेंट फ्रॉम डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। देखिए, डिसलेक्सिया क्या है? प्रॉब्लम इन रीडिंग। डिस्ग्राफिया क्या है? प्रॉब्लम इन राइटिंग। लेकिन डिस्फेसिया क्या होता है? इट इज़ डेफिशिएंसी इन द पावर टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। किसी की भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बाय लिसनिंग, या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करना थ्रू लैंग्वेज बाय स्पीकिंग। तो उसमें प्रॉब्लम अगर बच्चे को आ रही है तो वो डिस्फेसिया होगा। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? देखो, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्फेसिया था स्पीच डिसेबिलिटी, डिस्प्रैक्सिया होगा जिसमें लॉस ऑफ एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट, बच्चा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, या फिर वो मूवमेंट जो होते हैं जिसमें हमारी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ आ जाती है उसमें बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, देन इट इज़ डिस्प्रैक्सिया। अब कोऑर्डिनेशन क्या है इसको समझते हैं। लॉस ऑफ एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट। देखिए, हम बहुत सारे काम करते हैं उसमें हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, या आई या फिर लेग्स का कोऑर्डिनेशन बनेगा। अब कैसे? जैसे सपोज हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, आउटडोर गेम या मैच होता है, तो फिर क्या होता है? क्रिकेट मैच है तो कैच करेगा कोई बच्चा बॉल को, तो एक आई का कोऑर्डिनेशन होगा हैंड के साथ। आई देख रही है कि बॉल जिस साइड को जाएगी, हम अपना हैंड भी उसी तरफ को मूव करते हैं, इवन लेग्स भी उसी डायरेक्शन को मूव करती है उस बॉल को कैच करने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन बन रहा है। अब अगर हम जैसे जब हम छोटे थे तो हम कंचे खेलते थे, तो उसमें भी क्या था? हम निशाना लगाना होता था हमको, तो उसमें भी एक आईज का और हैंड का कोऑर्डिनेशन बनता था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत सारी एक्टिविटीज़ में होता है, किसी किसी में ये बहुत ज़्यादा रहेगा, ये कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी, तो बच्चा उसमें सफ़र हो सकता है कि वो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन ना बना पाए। दूसरा है कि डिस्प्रैक्सिया में एक और चीज़ आएगी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स या साइकोमोटर जो एक्टिविटीज़ है उसमें बच्चा प्रॉब्लम फेस करेगा। साइकोमोटर एक्टिविटीज़ क्या है? मस्कुलर एक्टिविटीज़, जिसमें हमारी माइंड तो इन्वॉल्व हो गई, लेकिन माइंड है साइको और मोटर क्या है? मसल। तो जिसमें हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो एक्टिविटीज़। अगर ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ है तो बिग मसल्स, जिसमें हमारी लेग्स की मसल्स या आर्म्स की मसल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, स्विमिंग, तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या कर रही हैं? ये ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ हो गई। तो इसमें भी बच्चा प्रॉब्लम फेस कर सकता है डिस्प्रैक्सिया के केस में। या फिर फाइन मोटर एक्टिविटीज़ जो है, फाइन मोटर में कौन सी आएगी? जो हमारी स्मॉल मसल्स, फिंगर की मसल्स इन्वॉल्व होती है, लाइक राइटिंग, लिख रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, या ये अपने लेसेस को टाई कर रहे हैं, तो ये कौन सी हो गई? फाइन मोटर मसल्स। तो डिस्प्रैक्सिया में क्या होगा कि डिस्प्रैक्सिया है इफ़ देयर इज़ पार्शियल प्रॉब्लम इन द ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ और इन आई हैंड कोऑर्डिनेशन, और अगर ये कंप्लीट लॉस है एबिलिटी का तो इसको हम कहेंगे अप्रैक्सिया। अब इसके बाद है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया आपके एज सच एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ही डाल दिया, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। डिस्मॉर्फिया में क्या होगा कि किसी भी इंसान को अपने में फ्लॉज नज़र आएंगे अपनी अपीयरेंस में। वैसे वो ठीक ठाक होगा देखने में, लेकिन वो जब भी अपने को मिरर में देखेगा तो उसको लगेगा कि मेरी नाक टेढ़ी हो रही है, मेरी आंखें कुछ बड़ी होती जा रही हैं, मेरा मुंह टेढ़ा हो रहा है, मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा हो रहा है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ना दूसरे को नोटिस होगा, लेकिन वो अपने आप में ही उलझा हुआ रहेगा। इंसान अपने को देख देख के दुखी होता रहेगा, परेशान होता रहेगा। तो ये होता है डिस्मॉर्फिया। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम है ऑटिज़म। ऑटिज़म क्या है? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हम कहेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी है या डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर हम कहेंगे। इट इज़ अ काइंड ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसमें बच्चा प्रॉब्लम फेस करेगा, प्रॉब्लम टू कम्युनिकेट
और टू इंटरेक्ट विद अदर्स। बच्चा आइसोलेटेड रहेगा, बहुत अलूफ रहेगा, दूसरों से बात नहीं करना चाहेगा, कम्युनिकेशन में डिसेबल होगा, इंटरेक्शन में, सोशल इंटरेक्शन बच्चे का बहुत पुअर हो जाएगा। अब इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक इंट्रोवर्ट से हमें, इंट्रोवर्ट चाइल्ड से हम इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये इंट्रोवर्ट देखो होना पर्सनालिटी अलग है, या शाइनेस या हेजिटेशन वो अलग चीज़ है। लेकिन ऑटिज़म में बच्चा इवन अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स, भाई बहन, इन सब से भी इंटरेक्ट नहीं करेगा। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर। तो बच्चा बहुत ही अलग रहेगा, बहुत मायूस सा और बहुत गुमसुम सा इस तरह से रहेगा। या कोई भी अगर एक्शन एक्टिविटी कर रहा है तो वो रिपीटेडली करेगा, जैसे बार बार अपने हाथ को हिलाना, बार बार अपने सिर को हिलाना एक ही डायरेक्शन में। तो इस तरह की भी सिम्टम्स हो सकते हैं। ऑटिज़म जो है इस तरह का डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, जो इफ़ेक्ट करेगा किसी की भी कोग्निटिव, इमोशनल, सोशल, फिजिकल हेल्थ को। तो ये हो गया ऑटिज़म। तो ये क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबल व्हेन अ चाइल्ड इज डिसेबल टू communicate with others or to interact with others. Next is ADHD. ADHD है Attention Deficit Hyperactivity Disorder. इसका नाम से ही पता चल रहा है अटेंशन डेफिसिट। इसमें बच्चे में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी। ये एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है विच इज़ कॉमनली फाउंड इन ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज में ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें क्या है कि बच्चे का शॉर्ट अटेंशन स्पैन रहेगा, बहुत देर तक एक जगह वो अटेंटिव नहीं रह पाएगा, कंसंट्रेशन बहुत कम रहेगी, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई काम कर रहा है, उतने में ध्यान कहीं और भटक गया और बच्चा वहीं चल पड़ा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें बच्चा हाइपर एक्टिव तो है लेकिन अटेंशन की कमी रहेगी। और इसमें क्या होगा कि चाइल्ड इज़ अनेबल टू सिट स्टिल, शांत होकर बैठ ही नहीं सकता है और उसको कंसंट्रेट करना उसके लिए मुश्किल बात है, मतलब वो अनेबल है टू कंसंट्रेट ऑन टास्क। एक्सेसिव फिजिकल मूवमेंट रहेगी बच्चे की, एक्सेसिव टॉकिंग, बहुत टॉकेटिव होगा, बोलते रहेंगे बहुत ज़्यादा अननेसेसरली। फिर बीइंग अनेबल टू वेट देयर टर्न, अगर किसी बात के लिए अगर उनको लाइन में लगना है या अपनी वेट करनी है अपनी टर्न की, तो वो उनके लिए दे आर नॉट एबल टू डू दैट। फिर एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, कुछ भी एक्शन एकदम से कर लेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, कुछ भी कभी भी करने लगेंगे। इंटरप्टिंग कन्वर्सेशन, अगर कोई बात कर रहा है तो बीच बीच में वो बोलना शुरू कर देंगे, मतलब पेशेंस की कमी रहेगी। तो ये हो गया अटेंशन डेफिसिट, जिसे हम कहेंगे अटेंशन की कमी है और हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये हमने की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की टाइप्स। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की हमने टाइप तो कर ली, लेकिन अब यहाँ पर हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि लर्निंग डिसेबिलिटी कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, या इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कि इंटेलिजेंस लेवल बहुत लो रहेगा। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन। लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड जब एक टीचर के सामने होता है या पेरेंट्स के सामने होता है, वो सोचते हैं कि शायद बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल बहुत लो है। अगर ऐसा होता कि उसका इंटेलिजेंस लेवल कम होता या वो मेंटली रिटार्डेशन होती ये, तो फिर ये जो आपको दिख रही हैं इतनी एमिनेंट पर्सनालिटीज़, ये लोग इतने सक्सेसफुल ना होते। ये उन लोगों में से बहुत थोड़े से हैं जिनको एक्चुअल में लर्निंग डिसेबिलिटी थी और वो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में टॉप पोजीशन पे पहुँचे हैं। यू कैन सी हेयर टॉम क्रूज, जो कि हॉलीवुड के स्टार हैं इतने बड़े, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, एमिनेंट साइंटिस्ट, JF कैनेडी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA, और भी बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पर हैं स्टीव जॉब्स, आईफोन जिनकी देन है। फिर यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची, फेमस पेंटर भी थे, राइटर भी थे, बहुत कुछ, आर्किटेक्ट भी थे। मोनालिसा, इनकी पेंटिंग जो अभी तक की सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट की जाने वाली पेंटिंग है। फिर यहाँ पर विंसेंट चर्चिल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, विल स्मिथ, ऑस्कर अवॉर्डी। तो यहाँ पर ये इतने सारे लोग हैं और इनके अलावा भी बहुत हैं जिन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ स्ट्रगल किया, उनकी लाइफ का एक पार्ट रहा लर्निंग डिसेबिलिटी,
लेकिन किसी की सपोर्ट से, किसी की हेल्प से, किसी की मोटिवेशन से वो इससे उभर पाए। तो अब हम वही डिस्कस करेंगे कि लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए एजुकेशन हम कैसे दे सकते हैं। बीइंग टीचर हमको पता होना चाहिए कि कैसे हम प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन। और आपके बीएड में भी जब आप आंसर राइटिंग करते हो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, या आपको क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ कैन वी प्रोवाइड एजुकेशन टू सच चिल्ड्रन, तो आप उसमें ये बता सकते हैं। फर्स्ट इज़ प्रोविज़न ऑफ स्पेशलाइज्ड स्कूल। इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स की ज़रूरत होती है जिसमें हम इनके लिए एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें और स्पेशल जो टीचर, ट्रेन टीचर हमारे पास हों। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड स्पेशल स्कूल देन वी मस्ट अरेंज फॉर द स्पेशल क्लासेस। तो इनके लिए स्पेशल क्लासेस का होना, कुछ स्पेशल क्लासेस इनको देनी ज़रूरी है ताकि हम मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ साथ इन पे अलग से भी फोकस कर सकें। अब इन बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है? जैसे हमने कहा कि ये साउंड्स में प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं पा रहे हैं, सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर लिख नहीं पा रहे हैं, उनको रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको सफिशिएंट फिनेटिक प्रैक्टिस देनी ज़रूरी है। फिनेटिक क्या है? जिसमें हम साउंड्स पे बहुत ज़्यादा इस पे ड्रिल देते हैं, बच्चे को प्रैक्टिस करवाते हैं स्पीकिंग पे, साउंड्स ऑफ लेटर्स पे। तो वो अगर हम इनको ज़्यादा करवाएंगे तो वो बेस बनेगा इनकी लर्निंग के लिए। बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी फॉर हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, बच्चों को हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करवानी बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से हम एक टाइम जो है वो उनको दें हैंड राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम डिस्ग्राफिया। प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस इन राइटिंग वर्ड्स, लेटर्स एंड साउंड्स। बच्चा जब भी लिखे, हम इतनी प्रैक्टिस करवाएं उसको कि जब भी वो कोई वर्ड्स लिखेगा या लेटर लिखेगा तो साथ में उसकी साउंड्स में निकालेगा। देखो, जब भी हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हम उन्हें बोलते हैं कि वो जब कुछ लिखें तो साथ साथ में बोले भी। क्यों इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है? प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करवाई जाती है। और लिखेंगे तो फिर स्पेलिंग्स बच्चों से बहुत बुलवाए जाते हैं, उसकी साउंड्स क्या निकल रही हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं CUP कप, तो बार बार उसे बोलेंगे CUP कप, CAP कैप, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए साउंड्स में। यूज़ ऑफ टेप रिकॉर्डर, अगर हम टेप रिकॉर्डर का यूज़ करवाते हैं तो बच्चे का फोकस साउंड्स पे रहेगा, लेटर्स पे रहेगा, प्रोनाउंसिएशन पे रहेगा, तो हम सफिशिएंट ड्रिल बच्चे को लिसनिंग में दे सकते हैं। फिर जो भी बच्चे लर्निंग डिसेबल हैं, इवन जो स्लो लर्नर्स भी हैं, उन बच्चों को हमेशा आगे बिठाना चाहिए ब्लैक बोर्ड के पास, ताकि वो अच्छे से देख सकें वॉट एवर इज़ रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो उनको नज़र भी आए और टीचर की इंस्ट्रक्शन वो क्लियरली सुन भी सकें। जब भी उनको इंस्ट्रक्शन दे बच्चों को, तो वो बोथ मीडियम से होनी चाहिए, इन राइटिंग एज वेल एज वर्बली। पे इंडिविजुअल अटेंशन, इन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। हम इनको नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं पढ़ा सकते, इनको स्पेशल अटेंशन, इंडिविजुअल अटेंशन टीचर का ज़रूर मिलना चाहिए। इंडिविजुअल वे से बच्चे की नीड को देखकर, उसके थोड़ा इंटरेस्ट को, उसकी प्रॉब्लम को देखकर पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन बच्चों को मोटिवेट करें, कभी भी डीमोटिवेट ना करें। इनको मोटिवेशन दें, थोड़ा प्यार दें, थोड़ा दुलार दें, अटेंशन दें, तो ये बच्चे भी कमाल कर सकते हैं। तो ये हमने किया लर्निंग डिसेबिलिटीज़, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसमें हमने डिसलेक्सिया किया विच इज़ रिलेटेड विद द प्रॉब्लम इन रीडिंग, फिर डिस्ग्राफिया किया, प्रॉब्लम इन हैंड राइटिंग, फिर हमने इसमें किया डिसकैलकुलिया, प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फिर हमने डिस्फेसिया किया, प्रॉब्लम इन स्पीच एबिलिटीज़, फिर हमने डिस्प्रैक्सिया किया, जिसमें बच्चे के आई हैंड कोऑर्डिनेशन या फिर मोटर एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम होगी, फिर ऑटिज़म किया, जिसमें बच्चा आइसोलेटेड रहेगा, सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा औरों के साथ, और फिर हमने ADHD किया, जिसमें बच्चे का अटेंशन बहुत कम होगा, कंसंट्रेशन कम है, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, और साथ में फिर हमने की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और एजुकेशनल प्रोविजन फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।